माँ मेरी रोटी में घी लगा दो ना। तू क्या करेगी घी खाकर, तेरे लिए नहीं है घी, सिर्फ तेरे भाई की रोटी में ही लगेगी। हाँ माँ सही कहा, इसकी रोटी में घी लगाने की जरूरत नहीं, वैसे ही इतनी काली है और घी खा खा के और मोटी हो जाएगी। काले रंग होने के चक्कर में वैसे भी लड़के वाले इतना दहेज मांगते हैं और अगर मोटी हो गई तब तो पता नहीं कितना मांगेंगे। वैष्णवी का काला रंग होने के कारण उसकी माँ और उसके चारों भाई उसके साथ बहुत भेदभाव करते थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और पुष्पा के चारों बेटों को देखने के लिए लड़की वाले आते हैं। मुझे अपनी चारों बेटी के लिए आपके ये चारों बेटे बेहद पसंद हैं। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझे। सभी लोग हंसी मजाक करते चाय नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी चारों लड़कियों में से हिमानी की नजर दूर खड़ी वैष्णवी पर जाती है। मम्मी जी, वहाँ दूर खड़ी वो लड़की कौन है काले रंग की? मैं देख रही हूँ वो कब से हमारी तरफ देखी जा रही है। वह हमारे घर की नौकरानी है बेटी। अच्छा नौकरानी? हाँ हाँ नौकरानी ही है, तुम चाय नाश्ता करो ना। कुछ देर बाद गंगा अपनी चारों बेटी का रिश्ता पक्का करके वहां से चली जाती है। क्योरी, तुझे कहा था ना अपना ये काला थोपड़ा लेकर अपने कमरे में रहने को, लेकिन तुझे बात समझ नहीं आई। लड़की वालों के पास आना जरूरी था अपना ये काला कलूटा मुंह लेकर। गलती हो गई माँ, माफ कर दो। कुछ दिनों बाद पूरी विधि विधान के साथ पुष्पा के चारों बेटों की शादी हो जाती है। पुष्पा गृह प्रवेश करती हुई। बाप रे बाप, मेरी चारों बहू कितनी गोरी हैं, दूध की तरह पूरा मक्खन मलाई शरीर है मेरी बहू का तो, और मेरी एक खुद की बेटी है एकदम काली कलूटी। आओ बहू, घर के अंदर आओ। पुष्पा की चारों गोरी बहू घर के अंदर आती हैं और अपने कमरे में आराम करने जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ पुष्पा अपनी बेटी के कमरे में जाकर, मेरी बात ध्यान से सुन। तेरी चारों गोरी भाभी के आगे मैंने तुझे नौकरानी बताया है, तो नौकरानी की तरह सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम को निपटा लियो। जी माँ, मैं घर के सारे काम कर लूंगी। अगले दिन सुबह वैष्णवी उठकर घर के सभी कामों को करने लग जाती है। वो सारे झूठे बर्तन धोती, झाड़ू लगाती है, सारे गंदे कपड़े धोती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी चारों गोरी भाभी रसोई में आती हैं। अरे नौकरानी ने तो सारा खाना बना दिया, अब हम क्या करें? चलो हम लोग माँ जी के कमरे में चलते हैं, उनसे थोड़ी बातें करेंगे। चारों बहू अपनी सास के कमरे में आती हैं जहां उनकी सास होती ही नहीं। अरे माँ जी तो है ही नहीं, कहीं गई होंगी। ये देखो यहाँ पर फोटो एल्बम रखा हुआ है, चलो देखते हैं। चारों बहू मिलकर फोटो एल्बम को देखने लगती हैं, जहां हर दूसरे फोटो में उन्हें वैष्णवी परिवार के साथ नजर आती है। अरे यार, ये लड़की हमारे परिवार की हर तस्वीर में क्यों है? हर पूजा पाठ, बर्थडे पार्टी, शादी जैसी हर खुशी के मौके में इस लड़की की फोटो हमारे परिवार वालों के साथ। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये नौकरानी नहीं, हमारे घर की सदस्य। चलो ये बात हम उसी से पूछ कर आते हैं, आखिर वो है कौन। चारों बहू हॉल में आती हैं जहां वैष्णवी झाड़ू लगा रही थी। तभी पड़ोस की बबीता घर में घुसती हुई। अरे वैष्णवी, चार सुंदर गोरी भाभी आने के बाद भी तू नौकरानी की तरह घर में काम करे। अरे अब तो अपनी भाभी को बोल तेरे कामों में मदद करें। क्या कहा भाभी? पर हमारी तो कोई नंद है ही नहीं। ये सब कुछ सुनकर वैष्णवी झाड़ू पटक कर वहां से रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। मुझे नहीं पता क्या हुआ ये सब, पर मैंने जो भी कहा वो सच कहा है। वो तुम्हारी नंद है, मैं जा रही हूँ, अपने रिश्ते को संभालो। वैष्णवी के चारों भाभी कमरे के अंदर आती हैं। आखिर क्यों तुमने अपना परिचय हमसे नहीं करवाया? क्या हमसे कोई गलती हुई जो हमारी इतनी सुंदर और प्यारी नंद ने हमसे बात करना तक जरूरी नहीं समझा और इतने दिनों से गैरों की तरह हमारे साथ रह रही थी? नहीं भाभी, ऐसा मत बोलिए, ऐसा नहीं है। मेरी तो चारों गोरी भाभी बहुत सुंदर है और मुझे बहुत पसंद है। तो सच क्या है? वैष्णवी अपनी माँ भाई की सारी बातें अपनी चारों भाभी से कहती है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, हमारे पति की सोच ऐसी है और हमारी माँ, उन्होंने तुम्हारे काले रंग की वजह से तुम्हें इस घर की नौकरानी बनाकर रखा है और हमें भी नौकरानी ही बताया। बातचीत इतनी बढ़ जाती है कि धीरे धीरे घर का हर सदस्य वहां एकत्रित हो जाता है। आखिर क्यों माँ जी, आपने ऐसा क्यों किया? और तुम चारों भाई अपनी बहन को काली होने की वजह से कोस रहे थे और अपनी माँ को रोकने की बजाय उनका साथ दे रहे थे। तो और क्या करते, इतनी काली है, ऊपर से ना तो इसका कोई रिश्ता हो रहा है और काले रंग की वजह से तुम्हें पता है लोग लाखों की मांग करते हैं दहेज की। बोझ हो गया है हमारे लिए इसका ये काला रंग। चुप करिए आप लोग, खबरदार अब एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला हमारी नंद के लिए। हमारी नंद कैसी भी हो हमारे लिए बेहद प्यारी है। उस दिन के बाद से वैष्णवी के चारों गोरी भाभी उसे बेहद प्यार से रखने लगती हैं। एक दिन चारों भाभी मिलकर खाना बनाकर वैष्णवी के कमरे में लेकर आती हैं। वैष्णवी आओ खाना खा लो। मेरा खाना कमरे तक लाने की क्या जरूरत थी, मैं खुद आकर खा लेती रसोई में खाना। भाभी वो बात अलग थी वैष्णवी, जब तुम अकेले कोने में बैठकर खाना खाती थी, पर अब हम अपनी प्यारी ननद को खाना अपने हाथ से खिलाएंगे। अब चारों गोरी भाभी मिलकर अपनी काली नंद को अपने हाथ से खाना खिलाती हैं, पानी पिलाती हैं। वैष्णवी अब अपनी चारों गोरी भाभियों के साथ खुश रहने लगी थी। इसी तरह एक दिन सुबह, वैष्णवी तैयार हो जाओ, आज हम पांचों शॉपिंग मॉल जा रहे हैं घूमने के लिए। इस काली कलूटी के साथ जाओगी शॉपिंग मॉल? बेइज्जती हो जाएगी तुम लोगों की। माँ जी इसकी चिंता आपको करने की कोई जरूरत नहीं, हमारी ननद बेहद खूबसूरत और प्यारी है, हम उसके साथ ही शॉपिंग मॉल जाएंगे। अब तैयार होकर वैष्णवी अपनी चारों गोरी भाभी के साथ शॉपिंग मॉल जाती है, जहां पर वैष्णवी तरह तरह के कपड़ों को ट्राई करती है। वैष्णवी ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही हो तुम। शुक्रिया भाभी, आज से पहले कभी मेरी किसी ने इतनी तारीफ नहीं की, आप चारों बहुत अच्छी हो। शॉपिंग मॉल से बाहर आने के बाद सामने एक ठेला पर भेलपुरी बिक रहा होता है।
वैष्णवी, तुम्हें भेलपुरी खाना पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है, तुम कहो तो खाने चले? अरे भाभी, इसमें पूछने वाली क्या बात है, मुझे भी बहुत पसंद है, चलिए ना खाते हैं मसालेदार चटपटी भेलपुरी। अब अपनी चारों भाभी के साथ खुशी खुशी वैष्णवी भेलपुरी खा रही होती है, तभी वहां से गुजरता एक लड़का। अरे ओ काली कलोटी बैंगन लोटी, लगता है धूप की सारी किरणें तेरे मुंह पर ही पड़ गई हैं। बाप रे कितनी काली है, कभी फेयर एंड लवली भी लगा लिया कर। अरे ओ, तूने अपनी शक्ल देखी है? चुसे हुए आम जैसी शक्ल तेरी है, सड़े हुए केले के छिलके जैसा तेरा शरीर है, ये चप्पल देख रहा है, इतना मारूंगी ना कल ठिकाने आ जाएगी तेरी। अरे रहने दीजिए मैडम, इन आवारा लड़कों से मुंह मत लगिए, इनका तो रोज का काम है लड़कियों को छेड़ना। चारों गोरी भाभी अपनी काली नंद को प्रोटेक्ट करती हैं और वहां से घर आ जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन लक्ष्मी कहती है, शीतल, डॉली, हिमानी, मैं क्या सोच रही थी कि अब हमें हमारी प्यारी नंद के हाथ पीले कर देने चाहिए। हाँ, तुम सही सोच रही हो, और हर लड़की का सपना होता है दुल्हन बनने का। और सच कहूँ तो मेरी नजर में एक लड़का भी है जो यही किशनगंज में रहता है। अब अगले ही दिन डॉली अपनी दोस्त पुनीत को चाय पर बुलाती है। वैष्णवी चाय लेकर पुनीत के पास आती है। पहली ही नजर में वैष्णवी पुनीत को पसंद आ जाती है। डॉली के कमरे में जाकर पुनीत डॉली से कहता है, डॉली, ये लड़की कौन थी? ये लड़की पहली नजर में ही मुझे भा गई। सच में? वैसे ये मेरी ननद है और सच कहूँ तो मैंने तुम्हें बुलाया ही उसके लिए था, पर मुझे लगा कि शायद उसका काला रंग तुम्हें पसंद आए ना आए। रंग से क्या होता है डॉली, मुझे तो उसकी सादगी भा गई है। अब ये बात वैष्णवी को पता चलती है। वैष्णवी बहुत खुश होती है और कुछ दिनों में पूरी विधि विधान के साथ पुनीत और वैष्णवी की शादी हो जाती है। वैष्णवी की विदाई हो रही होती है, तभी वैष्णवी अपनी चारों भाभी से कहती है, माँ, जो प्यार आपने मुझे कभी नहीं दिया वो सारा प्यार मुझे मेरी इन चारों भाभियों से मिला। मेरी चारों भाभियों के आने के बाद मेरा एक एक सपना पूरा हुआ है और आज मेरी शादी भी हो गई। शुक्रिया भाभी, हर कदम पर मेरा साथ देने के लिए। बेटी, जाते जाते अपनी माँ को माफ करती जा। मैं जानती हूँ मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। कोई बात नहीं माँ, आप बड़ी हैं, आप माफी मत मांगिए। अच्छा बस, अब आप सभी अपने गिले शिकवे खत्म कीजिए और मेरी प्यारी नंद को खुशी खुशी उसके ससुराल विदा कीजिए। पुनीत, मेरी प्यारी नंद का हमेशा ख्याल रखना। जी बिल्कुल, मैं हमेशा ख्याल रखूंगा। अब काली नंद अपने ससुराल में हंसी खुशी रहती है और अपनी भाभियों से भी मिलने आया करती है।